नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार बैरागी आप सभी का एक बार फिर से सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार 2022 में 2 फरवरी को यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर भारत में 2 और नवीन आर्द्रभूमियों को घोषित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, जिसके कारण अभी वर्तमान में भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या 49 या 49 हो गई है। और इसी के साथ में आर्द्र भूमियों से आने वाले क्वेश्चंस की जो संभावना है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विविध का एक छोटा सा टॉपिक रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौते के बारे में। ठीक है दोस्तों हम पढ़ेंगे कि रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन रियलिटी में है क्या। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि रामसर अभिसमय है क्या। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे कि आर्द्र भूमियां क्या होती हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर समझौता क्या है। फिर हम आर्द्र भूमियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो वेटलैंड्स के संरक्षण की आवश्यकता है, तो रियलिटी में वेटलैंड्स है क्या, इनके बारे में, इनका महत्व क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इनको क्या खतरे हैं, इन सभी के बारे में। और फिर हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख रामसर स्थल, जैसे कि विश्व में पहला, विश्व का सबसे बड़ा, भारत का पहला, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे छोटा या भारत का सबसे नवीन रामसर साइट। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में या रामसर समझौते के बारे में। सबसे पहले जब अपन रामसर के बारे में सुनते हैं तो ये ऐसा साउंड होता है कि जैसे ये कोई भारतीय स्थल हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। रामसर रियलिटी में ईरान का एक शहर है। कहां का है? ईरान का एक समय है, एक शहर है रामसर। यहां पे 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन या फिर एक समझौता या फिर एक अभिसमय आयोजित किया गया था, क्योंकि जो बढ़ती हुई जैव विविधता का जो क्षरण हो रहा है या जो पोल्यूशन बढ़ रहा है या जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनके संदर्भ में या उनसे होने वाले परिवर्तनों को रोकने के लिए या प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन या एक समझौता का आयोजन 2 फरवरी 1971 में रामसर में किया गया। अब ये ईरान है और ये ईरान का ये शहर है, ये रामसर, और ये है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। तो ईरान कहां स्थित है? ईरान कैस्पियन सागर के दक्षिणी सिरे पर। ठीक है, और ईरान का ही एक शहर है रामसर, जहां पे 2 फरवरी 1971 को एक समझौते की, एक अभिसमय की, एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, जिसको अपन रामसर कन्वेंशन कहते हैं। क्योंकि ये ईरान के रामसर में हुआ था, इसलिए अपन इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अब ये हुआ क्यों था रियलिटी में? क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण जो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहे थे, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, विकास बढ़ रहा था, औद्योगिकरण बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसके कारण जो आर्द्र भूमियां हैं, जो जनजातियां हैं, जो जलीय जीव हैं और जो वनस्पतियां हैं, इनका क्षरण हो रहा था और ये खतरे में हो रही थी। इसलिए इन सबको देखते हुए 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौता किया गया। ठीक है, इतना स्पष्ट है आपको? रामसर कहां है? रामसर ईरान में है। ठीक है, जो कि कैस्पियन सागर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह है रामसर शहर, यह है कैस्पियन सागर और यह है ईरान। अगर अपन स्थिति देखें तो यह आपको यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, यहां अफगानिस्तान मिल जाएगा और ये अपना भारत रहा। ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं। अपन देखेंगे कि रामसर अभिसमय के बारे में अपन कुछ फैक्ट अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है। रामसर समझौता आर्द्र भूमियों पर, वेटलैंड्स पर किया गया एक अंतरशासकीय समझौता था, जो ईरान के, मैंने अभी आपको बताया, ईरान के रामसर शहर में कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ? 2 फरवरी 1971 का। क्वेश्चन ये बनेगा कि रामसर समझौता कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को। ये किस चीज से संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियां या ये वेटलैंड से
संबंधित है। अभी हम जानेंगे कि रियल में आर्द्र भूमियां या वेटलैंड क्या होते हैं। ठीक है, रामसर शहर कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था कि रामसर शहर कैस्पियन सागर के दक्षिणी सिरे पर, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ठीक है, इस समझौते पर देखो, अब ये हुआ तो 1971 में, लेकिन भारत 1 फरवरी 1982 को अपनाया गया। भारत ने इस समझौते को 1 फरवरी 1982 को अपनाया। ठीक है, अब 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो 2 फरवरी को अपन क्या मनाएंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे पर भारत में 2 और नई आर्द्र भूमियों को घोषित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, एक बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है 48वीं, और एक 49वीं है खेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये पहली बार कब से मनाया गया, 1997 से। तो 2 फरवरी को अपन मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और ये 1997 से अपन कंटिन्यू मनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मनाते क्यों हैं, क्योंकि जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड हैं, उनकी भूमिका जो है उनके बारे में अपन बहुत अच्छे से समझ सकें, उनकी आवश्यकता क्यों है उसको अपन समझ सकें, उनका अपन संरक्षण कर सकें, और उनके बारे में वैश्विक जानकारियां अपन फैला सकें, ताकि सभी को पता चले कि आर्द्र भूमियां हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है या कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस बार 2022 की थीम क्या है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आर्द्र भूमियों से आने की इस बार क्वेश्चंस की संभावना बहुत ज्यादा है। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, आपको याद रखना है कि इस बार जब 2 फरवरी को बनाया गया 2022 को, तो इसकी थीम क्या थी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये तेहरान है जो कि ईरान की राजधानी है। ठीक है, ये रामसर शहर है, और ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, ये आपको यहां पे तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, यहां पे आपको अजरबैजान दिख रहा है। ठीक है, और इस बार 2022 की थीम क्या थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, 2 फरवरी को अपन हमेशा क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब हम जानेंगे कि आर्द्र भूमियां जो अपन वेटलैंड की बात कर रहे हैं, ये रियल में है क्या। ठीक है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको मेरी भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, आर्द्र भूमियां अर्थात वेटलैंड, दरअसल वेटलैंड या आर्द्र भूमि एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकीय तंत्र है तथा जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग है, एवं जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजातियां या वनस्पतियों की प्रचुर मात्रा से वेटलैंड समृद्धि पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई एक किताबी डेफिनेशन। अब अपन जानते हैं कि रियल में वेटलैंड है क्या। आपने तालाब देखे हैं, आपने झील देखे हैं, आपने तटीय क्षेत्र देखे होंगे जहां पे साल में बहुत समय तक पानी भरा रहता है। अगर अपन रामसर कन्वेंशन के हिसाब से उसकी डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा क्षेत्र जो साल भर जल में डूबा हुआ रहे, जल में भीगा हुआ रहे या जल में संतृप्त रहे। ठीक है, कम से कम 8 मंथ रहे। ठीक है, और जो ऐसे क्षेत्र होते हैं वहां पे जलीय जीवों के लिए पारिस्थितिक तंत्र, जो रेप्टाइल हैं, सरीसृप हैं, उनके लिए, वनस्पतियों के लिए, और वो जैव विविधता के लिए बहुत ही अनुकूल जगह मानी जाती है। ठीक है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता का, देखो, स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता का मिलन केंद्र बोलते हैं आर्द्र भूमि में। एक बार अपन सरल भाषा में समझते हैं। देखो, एक ऐसी भूमि जो वर्ष में कम से कम 8 से 9 मंथ तक, यानी अधिकतर समय तक जल में भीगी हुई रहे। ठीक है, जहां पे जलीय जीव, प्रवासी पक्षियां, सरीसृप, मत्स्य या वनस्पतियों का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, और जो कि अपने जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपन उनको क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमियां बोलते हैं। अब आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि आर्द्र भूमियां क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंग्रोव वन, क्योंकि ये बाढ़ रोकने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, दलदली क्षेत्र में ना भी आपको बताया, नदियां, झीलें, डेल्टा,
या फिर बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, क्योंकि ये भी जैव विविधता के प्रमुख केंद्र हैं। प्रवाल भित्तियां, ठीक है, समुद्री क्षेत्र जो कम से कम 6 मीटर से कम ऊंचे हो, ठीक है। और इनके अलावा मानव कल्याण निर्मित, जैसे कि अपन झीलें बनाते हैं। देखो जो रामसर साइट्स होती हैं, जो आर्द्र भूमियां होती हैं, वो नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। वो अपने फ्रेश वाटर में भी हो सकती हैं या फिर अपने सॉल्ट वाटर में भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि वो प्राकृतिक भी हो सकती हैं, जैसे कि प्राकृतिक झीलें हैं, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र है जो पहले से है, या मैन मेड भी हो सकती है, फिर मानव निर्मित भी हो सकती है, क्योंकि मानव भी इनको बढ़ावा देने के लिए इनका का निर्माण करता है, ठीक है। अभी जो आर्द्र भूमियां होती हैं, अपन इनकी भूमिका के बारे में अपन जान लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, कि ऐसा क्या आवश्यकता है कि इनकी, मतलब ऐसी क्या चीजें हैं या फिर इनका क्या महत्वपूर्ण स्थान है कि हमको इनकी संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो इनको क्या अपन बायोलॉजिकल सुपरमार्केट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो जलीय जीव होते हैं और जो सरीसृप होते हैं, ये इनके लिए खाने का या फूड का एक प्रमुख केंद्र होता है। अपन इनको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल सुपर मार्केट बोलते हैं। किडनी ऑफ लैंडस्केप या भूदृश्य के गुर्दे। अच्छा, आप मुझे बताओ गुर्दों का कार्य क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण, हाँ है ना। ये क्या करते हैं? ये जो भूमि होती है ना, उसमें जो जल रहता है, जल जो खराब जल रहता है, उसको ये शुद्ध कर देते हैं या उसको ये साफ कर देते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं? ये भूमि में जल के स्तर में ये वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? भूमि में जल के स्तर में वृद्धि करते हैं, ठीक है। बताओ मुझे क्या करते हैं? जल के स्तर में ये वृद्धि करते हैं। अपन इसको इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप या भूदृश्य के गुर्दे। पहला क्या बोलेंगे अपन आर्द्र भूमियों को? बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। दूसरा बोलेंगे किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। आप समझ गए क्यों? ये उपयोगी वनस्पति एवं औषधि पौधों का में उत्पादन में सहायक होती है। जैसे कि ये एक आर्द्र भूमि है, तो यहाँ का जो इकोसिस्टम रहता है ना, वो बहुत ज्यादा उपयोगी जो वनस्पतियां हैं या औषधियां हैं, जो अपन मेडिसिन बनाते हैं ना, ये वहां पे आसानी से उग जाती है या आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो स्थान होते हैं इनके उत्पादन में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भाई कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर देखें आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लगभग 40%, बता रहा हूं मैं कि लगभग जो 40% कार्बन सोखने की क्षमता है ना, वो मात्र आर्द्र भूमियों में ही होती है। ये 40% तक आपकी क्या कार्बन को सोख लेते हैं। साथ ही ये जल 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 को शुद्ध करते हैं, ठीक है, प्रदूषण को कम करते हैं, ठीक है। जल को शुद्ध करने के साथ में ये भूमि में जल का स्तर भी बढ़ाते हैं। सपोज करो कि ये एक नल की तरह है जो कि वाटर लेवल दोबारा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण अंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सरीसृप हैं जिनको अपन रेप्टाइल बोलते हैं, ये उनके लिए, ये प्रवासी पक्षियों के लिए, मछलियों के लिए और कई माइक्रो बैक्टीरियाज के लिए। देखो भाई, ये माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जब अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये अच्छे भी होते हैं, इनसे मेडिसिन बनती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये माइक्रो बैक्टीरियाज के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान होते हैं। इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता का महत्वपूर्ण अंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होता है ये, ठीक है। और ये सरीसृपों के लिए, माइक्रो बैक्टीरिया के लिए, मछलियों के लिए एक घर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मैं आपको समझा देता हूं,
ये जो अपने आर्द्र भूमियां होती हैं, ये जो अपने वेटलैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं, बाढ़ का नियंत्रण करते हैं। क्योंकि जब आप मैंग्रोव वनों की आप जब देखोगे आप पिक्चर, तब आपको समझ में आएगा कि जो बाढ़ आती है तो एकदम लहर से आती है, और मैंग्रोव जनों की जो जो वन रहता है उनकी जड़ें ऊपर रहती हैं, काफी जल से ऊपर रहती है। तो ये जो बाढ़ का प्रभाव रहता है ना, उस प्रभाव को ये बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। अब ये मैंग्रोव क्षेत्रों की रही, जो दलदली भूमि रहती है, जो झील वाले क्षेत्र रहते हैं, यहाँ पे ये पानी को सोख लेते हैं, पानी को सोख लेते हैं, जिससे जल का स्तर भी बढ़ता है और ये बाढ़ भी कम कर देते हैं। ठीक है, अगर देखें तो यहाँ पे मछलियां बहुत ज्यादा उत्पादन होती हैं, मछलियां। ठीक है, मछलियों के लिए अगर मछलियां यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेंगी तो जो मत्स्य पालन करने वाले लोग वहां हैं उनके लिए ये रोजगार का साधन भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वनस्पतियां और बहुत सारी दवाइयां जो कि वनस्पतियों से ही बनती हैं। अब ये तो मानव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, डेली लाइफ में तो दवाइयां चाहिए ही चाहिए हर किसी को। अब ये कहाँ मिलते हैं, आर्द्र भूमियों में मिलेंगे। गैर इमारती लकड़ियां, ये भी कहां से मिलेंगे आपको, आर्द्र भूमि से। अब जब इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये आपके जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, ये आपके प्रदूषण को कम करेंगे, है ना, ये आपके प्रदूषण को भी कम करेंगे, बाढ़ को रोकेंगे, आपको रोजगार देंगे, तो भाई इनके संरक्षण की आवश्यकता आपको क्यों नहीं रहेगी, रहेगी ना, ताकि अपन इनका संरक्षण कर सकें। हाँ, अपन जो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है अपन उसका नियंत्रण कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग को अपन कम कर सकें। इसलिए 2 फरवरी 1971 को इनके संरक्षण के लिए, अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि इनके संरक्षण की आवश्यकता रियल में है क्यों। तो 2 फरवरी 1971 में इनके संरक्षण के लिए ही रामसर में, जो कि ईरान का एक शहर है, वहां पे रामसर कन्वेंशन, जिसको अपन रामसर अधिसमय या रामसर समझौता भी बोलते हैं, 2 फरवरी 1971 को रामसर में आयोजित किया गया था। ठीक है, स्पष्ट है, आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे कि ये एक पिक है, इसमें लगभग सारे के सारे जो रामसर साइट हैं उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, आप एक बार और इसमें से पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है वर्षा के लिए है, ये देखो ये देखो, ये फ्लड को रोक रहा है, बाढ़ को रोक रहा है, ये देखो प्रवासी पक्षियों के लिए, ये देखो मत्स्य पालन के लिए, ये देखो पानी का लेवल बढ़ा रहा है, ये माइक्रो बैक्टीरिया के लिए, ये जल संरक्षण के लिए, ये मछलियों के लिए, जैव विविधता के लिए, तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख रामसर स्थलों की। क्या की बात करेंगे अपन, प्रमुख रामसर स्थलों की। देखो, अपन प्रमुख रामसर स्थल पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि जो रामसर साइट्स हैं इनको रियल में किन चीजों से खतरे हैं। ठीक है, किन चीजों से खतरे हैं। ठीक है, अब जो ये जो आर्द्र भूमियां हैं या फिर जो रामसर साइट्स हैं, अपन लगातार विकास कर रहे हैं। ठीक है, अपन लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि तो विकास से जो आर्द्र भूमियां हैं या फिर जो इनके क्षेत्र हैं वो कम हो रहे हैं। अब कम होंगे तो भाई धीरे धीरे ये तो नष्ट हो ही जाएंगे, है ना। अब तुम जितना विकास करोगे तो पानी सोखने की क्षमता भी कम हो जाएगी, तो फिर वाटर लेवल भी कम हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर ये आर्द्र भूमियां भी नष्ट हो जाएंगी तो फिर तो वाटर लेवल तो गया। साथ में प्रदूषण, बढ़ता हुआ प्रदूषण भी आर्द्र भूमि के लिए बहुत बहुत ही बड़ा खतरा है। जलवायु, बदलती हुई जलवायु और कृषि, क्योंकि कृषि योग्य भूमि के लिए अपन लगातार भूमि का विस्तार करते हैं और धीरे धीरे अपन आर्द्र भूमियों को खत्म कर देते हैं। सपोज करो कि आपके खेत के पास में कोई दलदली भूमि है, आप वहां मिट्टी डलवा देंगे या उसमें पूर्णी करवा के आप उसको खेत बना देंगे, तो कृषि के कारण भी आर्द्र भूमियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ठीक है, अपन ने जाना आर्द्र भूमियां क्या है, इनका महत्व क्या है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है रियलिटी में,
और इनको क्या क्या खतरे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में, ठीक है। प्रमुख रामसर साइट या इंपोर्टेड रामसर स्थलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, रामसर कन्वेंशन ने, देखो ये हालांकि हो तो गया था 2 फरवरी 1971 में, लेकिन इसने काम करना 1975 से किया। 21 फरवरी 1975 तक इसने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। वर्तमान में 169 देशों में, लगभग 170 देशों में इस सम्मेलन के पक्षकार, मतलब जो शामिल है इसके पक्ष में है कि हाँ हमको संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। रामसर सम्मेलन का जो सचिवालय है वो कहाँ है? ग्लैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया था स्विट्जरलैंड कहाँ है, ठीक है, अब देख लेना। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 2437 रामसर साइट है। ये भी करंट डाटा है और ये लगातार ये लगातार बदल रहा है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जब अपन इस वीडियो को बना रहे हैं तो 2437 रामसर साइट है। और सर्वाधिक कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और कितनी है? 175। देखो, सारे विश्व में लगभग 2437 रामसर साइट है और विश्व में सर्वाधिक कहाँ है? 175 साइट अभी यूके में या फिर यूनाइटेड किंगडम में। अब बात करेंगे अपन कि दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी है। तो दुनिया की पहली रामसर साइट है ऑस्ट्रेलिया में। अपन इनके पिक्स भी देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दुनिया की जो पहली रामसर साइट है वो है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि कौन सी है? कोबर्ग प्रायद्वीप या कोबर्ग पेनिसुला, ठीक है। कौन सी है? पहली ऑस्ट्रेलिया में है, कोबर्ग पेनिसुला या कोबर्ग प्रायद्वीप, ठीक है। जिसे सन 1974 में पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में है, कोबर्ग पेनिसुला, जिसको 1974 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। और जो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, जो सबसे बड़ी वेटलैंड है, वो कौन सा है? पेंटनल, द पेंटनल। ये विश्व का सबसे विशालकाय आर्द्र भूमि या दलदली क्षेत्र है, ठीक है। ये प्राकृतिक है, जो पेंटनल है ये प्राकृतिक, ये मैन मेड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रामसर जो साइट है वो मैन मेड भी हो सकती है या फिर नेचुरल भी हो सकती है, ये मानव निर्मित भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, और अधिकतर प्राकृतिक की होती है। तो ये जो पेंटनल है ये एक विशालकाय आर्द्र भूमि है जो कि प्राकृतिक है, ठीक है। और ये कहाँ है? मुख्यतः ब्राजील के राज्य में है, लेकिन ये साथ में बोलीविया और पेरुग्वे में भी पड़ता है। अगर अपन मैप देखेंगे तो अपन को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है कोबर्ग पेनिसुला, ये दुनिया की पहली रामसर साइट है। ये दुनिया की पहली रामसर साइट है, या बोले तो ये पहली रामसर साइट है। कौन सी? कोबर्ग पेनिसुला या फिर कोबर्ग प्रायद्वीप, जिसको 1974 में रामसर साइट बनाया गया था, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको यहां मिलेगी, यहां अगर जूम करके देखेंगे तो आपको यहां समझ में आ जाएगा कि ये रहा, ठीक है। तो पहली कौन सी है? कोबर्ग पेनिसुला या कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि 1974 में घोषित किया गया था, और ये कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे अपन द पेंटनल, जो कि सबसे बड़ी है। मैंने बताया था ना कि ये विश्व की सबसे विशालकाय या फिर सबसे बड़ी प्राकृतिक दलदली भूमि या प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। अब ये कहां है? ये साउथ अमेरिका में स्थित है। अपन ऐसा क्यों बोल रहे थे कि ये ब्राजील में, बोलीविया में या उरुग्वे में स्थित है? देखो, क्योंकि ये जो पूरी ये फैली आपको दिख रही है, ये तो इसका अधिकतर भाग तो ब्राजील में है। कहां है इसका अधिकतर भाग? ब्राजील में, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कि ब्राजील में स्थित है। लेकिन इसके कुछ हिस्से बोलीविया में भी आते हैं और कुछ हिस्से इसके पेरुग्वे में भी आते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कि ये ब्राजील, बोलीविया और पेरुग्वे में स्थित है, द पेंटनल। और ये साउथ अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और ये विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है वर्तमान में, ठीक है। ये है अपना यूनाइटेड किंगडम, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। यहां सबसे ज्यादा 175 आर्द्र भूमि है। कितनी है वर्तमान में? सबसे ज्यादा 175 रामसर साइट्स, ठीक है, या आर्द्र भूमियां यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये आपको यहां मिलेगा, ये ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि भारत में प्रमुख रामसर स्थलों की। देखो, हमने बात की विश्व में रामसर स्थलों की, जो कि लगभग 2437 है।
और विश्व में सर्वाधिक कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। विश्व का पहला कौन सा है? कोबर्ग प्रायद्वीप या फिर कोबर्ग पेनिसुला, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर हमने बात किया विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमने अभी बात की द पेंटेनल, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि ब्राजील में है, पैराग्वे में है और एक बोलिविया में स्थित है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं भारत में स्थित रामसर भूमियों की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा कहाँ से बनते हैं? जो नवीन है, जो बिल्कुल नए नए घोषित हुए हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। तो हम पढ़ेंगे भारत में रामसर स्थल या रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ, लेकिन भारत कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को। कब शामिल हुआ भारत? 1 फरवरी 1982 को। वर्तमान में भारत में 49 रामसर स्थल है। जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में भारत में 49 रामसर स्थल है टिल अप्रैल 2022। अभी अपन बात करें, ठीक है, कि 2022 तक कितने हैं? 49 रामसर स्थल है, जिसमें से 48वां कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य या बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और 39वां कौन सा है? कौन सा है? खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 49 रामसर स्थल हैं, ठीक है, जिसमें से 47वीं कौन सी है? हैदरपुर उत्तर प्रदेश में, हैदरपुर उत्तर प्रदेश, जो कि 2021 में घोषित की गई थी। ये 2021 की लास्ट वेटलैंड, इसलिए मैं इसको आपको कवर करवा रहा हूं। ठीक है, फिर 48वीं खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहां पे है? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है। अब ये पता है क्या है? ये जो मध्य एशिया से ये जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये जो तटीय क्षेत्रों में जो प्रवासी पक्षी आते हैं ना, तटीय क्षेत्रों में जो प्रवासी पक्षी आते हैं ना, प्रवासी पक्षी, ये उनके लिए प्रमुख रहवास है। ये जो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात में, ये एक तटीय क्षेत्र में, ये कोस्टल एरिया है, और ये कोस्टल क्षेत्र में जितने भी प्रवासी पक्षी आते हैं ना, ये उनके लिए एक प्रमुख रहवास स्थान है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो लुप्त प्राय जाति हैं, जो लुप्त होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर जो लुप्त होने वाली थी अब उनका संरक्षण किया जा रहा है, ये उनके लिए एक प्रमुख स्थान है। ठीक है, कौन सा? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। और जो 49वां है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये मध्य एशियाई पक्षियों के लिए है। ये भी प्रवासी पक्षी ही हैं। जो मध्य एशिया के जो प्रवासी पक्षी जो आते हैं भारत में, ये सर्दियों में उनकी सुरक्षा करता है। और सुरक्षा मतलब ये सर्दियों में उनको एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। ये सर्दियों के समय में इनको एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है, ताकि ये वहां पे ब्रीडिंग कर सके या फिर सहवास कर सके। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 10। और भारत में कितनी हो गई है? 49। ठीक है, भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? फरवरी 1982 में। 47वीं साइट कौन सी थी? हैदरपुर उत्तर प्रदेश। 48वीं साइट कौन सी थी? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य या खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। और 49वीं साइट कौन सी है अपनी? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। हैदरपुर 2021 में शामिल हुई थी और बखीरा और खिजड़िया अभी 2022 में शामिल हुई। ठीक है, यह है हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर आर्द्रभूमि, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो कि 2021 में शामिल हुई थी। ठीक है, ये 47वीं साइट थी हैदरपुर वेटलैंड, जो कि 2021 में शामिल हुई थी। यह खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है। ये जो कोस्टल क्षेत्र में जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके संरक्षण के लिए या फिर उनके रहवास का एक मुख्य केंद्र है, जो कि गुजरात के जामनगर में स्थित है। खिजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी या खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। यह है बखीरा पक्षी विहार या बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसको भी 2022 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह हमने 47वीं, 48वीं और 49वीं जो नवीन रामसर स्थल है इनको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं भारत में पहली रामसर साइट की,
कि भारत में पहली रामसर भूमि कौन सी थी, फिर पहली रामसर साइट कौन सी थी। तो भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में है और ये 1981 में घोषित किया गई थी। ठीक है, 1981 देखो, हालांकि भारत 1982 में शामिल हुआ था, लेकिन रामसर जो कन्वेंशन है या रामसर समझौता है, उसमें शामिल होने की कुछ शर्तें होती हैं कि पहले आपको आर्द्र भूमियां संरक्षित करने के लिए लिस्ट भेजनी होती है। ठीक है, आपको पहले घोषित करना होता है। ठीक है, और फिर जो रामसर है उसमें से आपको जो विद्यमान लोग वाके वो उनके संरक्षण की आपको तकनीक बताते हैं, तो ये पहले करना होता है। हालांकि 1982 में भारत शामिल हुआ, लेकिन भारत ने चिल्का झील को 1981 में ही रामसर साइट घोषित कर दिया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है, ये एक लेगुन झील है। ठीक है, और इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। अब लेगुन मतलब ये जो समुद्र का पानी इधर भर जाता है ना बढ़ने के बाद और भर के रुक जाता है, उसको अपन बोलते हैं लेगुन झील। ठीक है, तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली आर्द्र भूमि कौन सी है? चिल्का झील, जिसे 1981 में इसको अपन 1981 में आर्द्र भूमि बनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की। तो भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यही सबसे बड़ी रामसर साइट है भारत की। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा सा आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, इसको अपन पद्मा बोलते हैं, है ना, और ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और मिलने के बाद ये क्या हो जाती है? मेघना। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय डेल्टा क्षेत्रों में से एक है। ये दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय डेल्टा क्षेत्रों में से एक है। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। अब हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, जो कि क्या है? रेणुका झील या रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसको 2005 में घोषित किया गया था। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी होगी? चिल्का लेक। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी होगी? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, और भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी होगी? भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी होगी? रेणुका झील या रेणुका लेक। ये उड़ीसा में है, ये पश्चिम बंगाल में है, और ये कहां है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि भारत में जितनी भी 49 रामसर साइट है, अपन उनको एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, अपन देख लेंगे जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। अपन लिस्ट देखेंगे और इनको अपन पढ़ते हुए निकल जाएंगे। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा मतलब, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है, जिसको 1981 में घोषित किया गया था। फिर एक केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसको भी 1981 में ही रामसर साइट शामिल किया गया था। फिर है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। देखो, यहाँ से आपके झील से भी बनने वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे या कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य से भी हो जाएंगे, तो इनको ठीक से पढ़ना और सन याद रखना। बेसिक क्वेश्चंस ऐसे बनेगा कि पूछ लेंगे कि जो सुंदरबन आपका जो है रामसर साइट, वो किस राज्य में स्थित है, या जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, हैदरपुर है
वो किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, लेकिन आप कोशिश करना कि आप सन को भी थोड़ा बहुत याद रख सकें, ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो पहली है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, जिसको 1981 में घोषित किया गया था। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है, इसको अपन केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, जो कि राजस्थान में है, इसको 1981 में घोषित किया गया था। यह लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, इसको 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसको 1990 में घोषित किया गया था, ठीक है। हरिके झील जो कि पंजाब में स्थित है, इसको भी 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। सांबर झील ये राजस्थान में, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसको भी 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। देखो 49 है, इसलिए अपन इनको जल्दी जल्दी पढ़ते हुए निकल रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, ठीक है। कंजली झील जो कि पंजाब में स्थित है, झीलों से और वन्यजीव अभ्यारण्यों से भी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, याद रखना, ठीक है। कंजली झील जो कि पंजाब में है, 2002 में घोषित किया गया था। रोपड़ वेटलैंड, रोपड़ तो सब जानते हैं, रोपड़ वेटलैंड ये कहाँ है, पंजाब में स्थित है, इसको भी 2002 में वेटलैंड घोषित किया गया था, ठीक है। कोलेरू झील ये कहाँ पे स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको भी 2002 में ही एक आर्द्रभूमि या रामसर साइट के रूप में अपनाया गया था। दीपोर झील ये कहाँ है, ये असम में है, ये भी एक आर्द्रभूमि है, इसको भी 2002 में रामसर साइट पे या फिर इसको रामसर साइट बनाया गया था या घोषित किया गया था, ठीक है। पोंग बांध झील, ठीक है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में ही सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका झील स्थित है, ठीक है। इसको 2002 में घोषित किया गया था और रेणुका झील को 2005 में घोषित किया गया था, ठीक है। तसो मोरारी झील ये कहाँ है, ये लद्दाख में स्थित है, इसको सन 2002 में रामसर साइट बनाया गया था। ये सब सन से है जो कि बढ़ते क्रम में जा रही है, ठीक है, सबसे पहले वाली पहले, सबसे बाद वाली आगे में, ठीक है। अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील कहाँ है, ये केरल में है, जिसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। सस्तमकोट्टा झील ये कहाँ है, ये केरल में है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है याद करने में, ठीक है, ये 2002 में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। वेम्बनाड ये कहाँ है, ये केरल में है, इसको भी 2002 में आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। भोजताल या भोज वेटलैंड, भोज झील एक झील है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको भी 2002 में आर्द्रभूमियों के लिए बनाया गया था या आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। ये भीतरकनिका मैंग्रोव या भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में, ठीक है, जिसको 2002 में आर्द्रभूमि बनाया गया था, ठीक है। केलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य या केलीमेरे पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ, ये तमिलनाडु में है, इसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। ये जो पूर्वी कलकत्ता की जो आर्द्रभूमियां हैं, जो क्षेत्र है ना पूर्वी कलकत्ता का जो तटीय क्षेत्र है, उसको आर्द्रभूमि घोषित किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसको 2002 में रामसर साइट बनाया गया था, ठीक है। चंदेरटल वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में है, जिसको 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया था। आप ऐसा कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो ले लो। हो गया। अब इस नेक्स्ट वाली लिस्ट का भी आप ले लीजिए, ठीक है, और हो सके तो इनको एक बार आप रिकॉल कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन 21वें रामसर साइट की ओर, ठीक है। रेणुका वेटलैंड में अभी आपको बताया था, इसको 2005 में आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। ये भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। होरेका वेटलैंड या होकेसर्स वेटलैंड ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, इसको 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया था। सरिंसर या फिर मानसर झील, अधिकतर झील या तालाब या फिर पक्षी अभ्यारण्यों को ही रामसर साइट में घोषित किया जाता है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में, इसको 2005 में रामसर साइट बनाया गया था, ठीक है। रुद्र सागर झील, रुद्र सागर जो झील है ये त्रिपुरा में स्थित है, इसको 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र, जो गंगा का जो ऊपरी जो अपगम क्षेत्र है वो, या फिर जिसको अपन बोलेंगे क्या, नरोरा खिजाब का जो बज्जर घाट क्षेत्र है वो, जो कि उत्तर प्रदेश में जो मैदानी क्षेत्र में आती है, उसको 2005 में घोषित किया गया था। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जो गले पानी रहता है, जो मिट्टी का भराव रहता है ना, तो दलदली भूमि बन जाती है वहां पे, तो वो एक प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में है, इसको 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य,
जो कि गुजरात में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है, इसको 2012 में रामसर साइट घोषित किया गया था। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। नंदुर मध्वेश्वर, ठीक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये भी एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है जिसको 2019 में घोषित किया गया था। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। किशोरपुर कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, ये पंजाब में स्थित है, इसको 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ब्यास संरक्षण, जो रिवर्स है, जो ब्यास संरक्षण रिजर्व है, ये पंजाब में स्थित है, इसको 2019 में रामसर साइट घोषित किया था। नांगल है, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी पंजाब में स्थित है, इसको 2019 में रामसर साइट में घोषित किया गया था, ठीक है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है भारत में, कितने हैं, 10। ये जो दो नए और घोषित हुए हैं, इनको मिला के अब भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, 10 रामसर साइट, ठीक है। जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में, जिसको 2019 में घोषित किया गया था। समसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है और इसको भी 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। समन पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी रामसर साइट में घोषित किया गया था, ये भी उत्तर प्रदेश में है और इसको भी 2019 में ही घोषित किया गया था। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये प्रवासी पक्षियों के लिए संरक्षण के लिए, ताकि वो विलुप्त ना हो जाए, ठीक है, जो विलुप्त प्राय प्रजाति होती है उनके संरक्षण के लिए इनको घोषित किया गया था। जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसको 2019 में रामसर साइट बनाया गया था, ठीक है। सरसई नावर झील, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, सरसई नावर झील ये भी उत्तर प्रदेश में ही है और इसको भी 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। आसर कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड में स्थित है, इसको 2020 में आसर कंजर्वेशन रिजर्व, इसको 2020 में रामसर साइट बनाया गया था, ठीक है। कावरताल जो कि बिहार में है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है कावरताल, क्योंकि ताल समझ के अपन लगा देते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन से, लेकिन कावरताल कहाँ है, ये बिहार में स्थित है, इसको 2020 में रामसर साइट बनाया गया था। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते अपनी लास्ट जो कुछ रामसर साइट है उनके बारे में। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, इसको 2020 में, इसका वो पानी गुलाबी हो गया था अगर आपको याद हो तो इसको 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। सुर सरोवर झील, इसी को अपन जो कीथम झील बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में 2020 में इसको घोषित किया था। ये तिसोकर आर्द्र भूमि, देखो जो ये आपको जब भी तिसो वाला शब्द दिख जाए ना, तो ऐसे 2-3 आर्द्र भूमि आए तो आप लद्दाख लगाया ना, ठीक है, ये लद्दाख में है, इसको 2020 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में स्थित है और इसको 2021 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। भिड़वासा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी हरियाणा में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में, सुल्तानपुर का पूछ लेता है, भिंडवासा का हमेशा पूछ लेता है, ठीक है, याद रखना। तो सुल्तानपुर और भिंडवासा ये दोनों कहाँ पे, हरियाणा में स्थित है, उनके 2021 में घोषित किया गया था और खासकर नवीन है तो पूछने की संभावना है ज्यादा, ठीक है। थोल जीव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गुजरात में स्थित है, इसको 2021 में घोषित किया गया था, ठीक है। बदवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये भी गुजरात में है, इसको 2021 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। हैदरपुर वेटलैंड मैंने आपको बताया ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, इसको 2021 में घोषित किया गया था। और ये जो दो नवीन है 48वां और 49वां खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, ये तटीय क्षेत्र में जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके संरक्षण के लिए उनके रहवास का एक मुख्य केंद्र है, ठीक है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का केंद्र है, ये सर्दियों में उनके लिए आवास उपलब्ध कराता है। तो अपन ने रामसर साइट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे अपन ने सारे कवर किए।
अपन ने विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे पहली, भारत की सबसे बड़ी, भारत की छोटी, रामसर कन्वेंशन क्या है, आर्द्र भूमियां क्या है, इनसे अपन ने संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, अब होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार आप ऐसा करना है कि इनको रिकॉल कर लेना, ठीक है, भूलना मत, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।